नया सेक्शन शुरू होगा। फर्स्ट सेक्शन आपका जीआईटी वाला था, अभी आपका आज का जो सेक्शन है वो ओजस 6 वाला है। तो शुरुआत इसमें ओजस 6 से है, फिर और सारी बीमारियां हैं या समझ लो रक्त धातु वाली जितनी चीज़ें हैं वो सारा सब कुछ यहाँ पर मिल रही है। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इसमें आपका ज्वर भी है, इसमें आपका ज्वर रूप तो काफ़ी बड़ा दे रखा है। विसर्ग स्लीपत मतलब सिंपल सा समझो। तो जहाँ पर भी रस और रक्त पूरी तरीके से है, तो शुरुआत ही इन्होंने किया ओज से। ओज के बारे में आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ करके रखे होंगे। याद है ओज जब पढ़ते थे तो होता था कि सभी धातुओं का सार है। फिर ओज दो तरह के होते हैं, एक पर ओज होता है, एक अपर ओज होता है। पर ओज जो होता है हृदय में स्थित होता है, और पर ओज का नष्ट हो जाए तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। अपर ओज का अर्धांजलि प्रमाण था, और अपर ओज जो है वो आपके व्याधि क्षमता या डिफेंस सिस्टम जो है उसके लिए जिम्मेदार है, या जो सो कॉल्ड कहते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी से भी ऊपर है हमारा पर ओज, क्योंकि इम्यूनिटी सिर्फ लॉस होने से क्या होता है या कम होने से धीरे धीरे इंसान का चरण होता है, पूरी तरीके से तो एक दिन में इम्यूनिटी लॉस नहीं जाती है। तो वहां से थोड़ा सा आयुर्वेद में फर्क है। हो सकता है पर ओज पर भी मॉडर्न में बाद में चीजें कोरिलेट हो जाएं। ठीक है, तो इसका एक बहुत बढ़िया सा श्लोक है, वो जरूर आप लोग रट कर रखना। वो ये है कि रसादि नाम सुक्रांता नाम यत परम तेजस तत् खलु ओजः तदेव बलम। मतलब रस आदि जो धातुएं हैं शुक्र से लेकर के रस से शुक्र तक, मतलब रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र जितनी धातुएं हैं, इन सभी धातुओं का जो परम तेज अंश है, मतलब इन सबका जो कह सकते हो एक्सट्रैक्ट निकाला और जो वाकई बहुत बेनिफिशियल है, बहुत जरूरी चीज है, वो आपका ओज है। वही बल है, वही व्याधि क्षमता का आधार है। तो सूत्र स्थान 15/18 जो है ये याद करके रखना। बहुत छोटी सी डिफिनेशन है, या कई बार कोटेशन के लिए आ जाता है, क्योंकि रस का काम याद है प्रीड़न किया था और रक्त का काम जीवन किया था। तो ओज में दोनों ही कार्यक्रम होते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, और उसके अलावा ये जो मैंने बताया पर ओज अपर ओज, इसका अर्धांजलि प्रमाण, पर का अष्टबिंदु है, अपर का आपका अर्धांजलि प्रमाण है। ये जो दिया है क्लियर कट डिफरेंशिएशन या उसके बारे में वर्णन, ये हमारे चक्रपाणी जी ने दिया। तो जो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर तैयारी कर रहे हो तो वहां पर इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ दे रखा है। और पर ओज और श्लेष्मिक ओजस, इस तरह की बहुत सारी चीजों को कोरिलेट वगैरह किया गया है। तो उसके अंतःशीर्षी और अर्थ 10 महामूली अध्याय में थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में वर्णन है। वो आपने चरक पूर्वार्ध में पढ़कर रखा होगा, क्योंकि 17 जो है और अर्थ 10 महामूली दोनों चरक सूत्र वाले ही हैं। ठीक है, उसके अलावा चरक शारीर में भी कहीं कहीं है, जैसे प्रमाणम तावदेव श्लेष्मिक ओजस से चयति। तो ये जो है वहां पर रेफरेंस दे रखा है। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि पर ओज का लॉस होता है तो तुरंत डेथ हो जाती है। और इसके अलावा जो अपर ओज का स्थान है तो वो है आपका 10 धमनियां है। और रसव स्रोतस का अगर आपने देखा होगा मूल, तो रसव स्रोतस का स्थान जो है वो हृदय और 10 धमनियां है। ठीक है, रक्त व स्रोतस का अगर मूल की बात करोगे तो रक्त व स्रोतस का मूल जो है कृत और प्लीहा है। रस रक्त मांस आएगा, मांस का अलग टाइप का है। फिर मेद का जो है वृक्क और वपावहन है, और मांस मेद। फिर अस्थि मज्जा में मेद और मतलब इसी के वृक्क मूल और वंशण, इस तरीके से आ जाएंगे सारी चीजें। लगभग बात की सारी चीजें कोरिलेट होती जाती हैं। तो इन सब में भी डिफरेंसेस थोड़ा सा है चरक सुश्रुत के हिसाब से, तो रट लेना ज्यादा अच्छा है, या करते करते कई बार प्रैक्टिस से दिमाग में याद हो जाता है। ठीक है, तो ये आप अपरोजस का स्थान जो पूछेगा वो 10 धमनियों के माध्यम से पूरा शरीर है। परोज का स्थान क्या है, हृदय है। तो कई बार इस पर क्या है ना कि आपको शॉर्ट नोट लिखने को आता है, तो जब शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो शॉर्ट नोट अच्छे से लिख सकते हो आप लोग। इस बात का ख्याल रखना, इतने में ही सारे। और फिर यहाँ पर एक चीज और दे रखी है कि ओज के बारे में 2-3 तरह का है, कि सहज है, कालज है, विकृत है। और ये हमारे सिस्टम का ही है, मतलब आयुर्वेद का अपना है। सहज का मतलब होता है कि बाय बर्थ देखो कुछ बच्चे बहुत अच्छे से होते हैं, मतलब वो पैदा होते हैं तभी उनके अंदर ताकत होती है चीजों को, मतलब बढ़िया से उनके जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो ये छोटे बच्चों में देखा होगा कई बार कुछ बच्चे बहुत बीमार होते हैं, खासकर नॉर्मल डिलीवरी के जितने बच्चे होते हैं मैंने वो देखा, उनके वाकई ताकत अच्छी होती है। क्योंकि हमारे घर में 2 बच्चे हैं, दोनों नॉर्मल डिलीवरी के हैं, तो मुझे नहीं याद है कि उन लोग को ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह लोड पड़ी। हालांकि छोटा वाला एक बार हुआ था, 2-4 दिन के लिए कुछ हुआ था, मतलब फूड पॉइजनिंग टाइप का, पर काफी बड़ा हो चुका था। और बड़ा वाला तो मुझे नहीं याद है कभी एडमिट हुआ। या नॉर्मल भी आसपास देखते हो, या जो बच्चे गाँव वगैरह में ऐसे खेलते कूदते रहते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी होती थी जिन बच्चों की, उनकी बात करें। जो सिजेरियन बच्चा होता है वो मानकर चलना चाहिए कि उस बच्चे के अंदर इतनी ताकत नहीं थी जिसकी वजह से सिजेरियन हुआ। जो प्लांट सीजर हुआ मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ,
क्योंकि कई बार लोग आजकल क्या करते हैं, ग्रह नक्षत्र की दिशा दशा तय करने के लिए भी लोग प्लांट सीजर कराने लगे हैं। या जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है कि वो प्लानिंग ही इस हिसाब से करते हैं, कंसीव करते हैं कि हमारी भाई इस पर क्या बोलते हैं, न्यू ईयर के आसपास उन लोग के 15-20 दिन के या कभी कभी महीने भर की छुट्टियां मिलती हैं, तो हम अपनी छुट्टियों के हिसाब से प्लान करेंगे। मतलब इस तरीके से जो लोग अपने ऑफिस को लेकर प्लान करते हैं, या जिन लोग को रहता है कि मुझे पेन नहीं हो, या जिन लोग को ये रहता है कि मुझे ये दशा नक्षत्र चाहिए, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। नॉर्मली ये होता है कि सिजेरियन जो बच्चे होते हैं वो वाकई वो थोड़े से कमजोर रहते हैं, बचपन में तो उनका काफी ख्याल करना पड़ता है, तो बाय बर्थ उनका थोड़ा सा कम होता है। तो ये आप सहज में बिल्कुल सा समझ लीजिएगा। समझ मतलब बाय बर्थ, मतलब सहज मतलब बाय बर्थ जो उनके अंदर ताकत होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जो शरीर में ताकत इट सेल्फ होती है, वो सहज हो गया। कालज मतलब होता है समय के हिसाब से। कालज मतलब जैसे देखो बचपन में इंसान के अंदर ज्यादा ताकत होती है, ये अवस्था में भी उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। और बुढ़ापा जो होता है उसमें मतलब वृद्धावस्था में वैसे इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, आपका शरीर हर तरीके से कमजोर हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। या जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबीज, आप लोगों ने अपने एलोपैथी या गायनी वगैरह में पढ़ कर रखा होगा पीडिया में कि न्यूबॉर्न बेबी को वैसे ही बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो सहज, कालज और युक्तिकृत। युक्तिकृत का मतलब होता है मॉडर्न के हिसाब से समझोगे तो आपका जो ये सब सारी चीजें करते हैं, मतलब इम्यूनाइजेशन दी जाती हैं, दुनिया भर के वैक्सीनेशंस होते हैं जो, तो वो आप पीडिया में रटे हो गए कि पैदा होते ही ओरल पोलियो दी गई, ये दिया गया, वो दिया गया, वैक्सीन लगा, मतलब जो भी है, कभी पोलियो की लग रही है, कभी डीपीटी लग रही है, कभी कुछ लग रहा है, मिजल्स मम्स, आजकल तो हर चीज़ के आ चुके हैं। यहाँ तक कि अब तो इसकी भी आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, रुबेला वगैरह के भी लग रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। मतलब मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ उनसे बहुत ताकत उकत आ गई, कहने को होता हो सकता है इरेडिकेट हो गई, जो भी है। तो एक तो मॉडर्न वाला वो है। अपना युक्तिकृत में आप समझेंगे कि अगर हमने प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो किया और जो स्ट्रेस वगैरह वाले फैक्टर्स हैं उनसे अपने आप को दूर रखा, या अपने, सिंपल सी बात है, दूर रहना तो मुश्किल होता है किसी भी चीज़ से, अपने माइंडसेट को चेंज करना कि उन चीज़ों से हम अफेक्ट कम होते हैं। तो जो लोग किसी चीज़ भी, किसी भी परिस्थिति से कम अफेक्ट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनका व्याधि क्षमत्व बढ़िया होता है और उनका ओज बहुत बढ़िया होता है। ना कुछ लोग छोटी छोटी सी बात पर पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कुछ लोग को ये शांत में बहुत बड़ा लाइफ में हो जाता है, आप उनको शांत देखोगे और सच में अंदर से शांत होते हैं। क्योंकि अभी बच्चे हो लेकिन फील करोगे, कुछ लोग क्या होता है कि दिखते हैं शांत पर होते नहीं अंदर से शांत है। बट कुछ लोग रियल में दिखते भी हैं और होते भी हैं, और कुछ लोग हो सकता है अंदर से हो नहीं दिखे, मतलब बहुत सारे तरह के होते हैं। वो तो आप इंसान को देखते हो, उसका ऑरा रीडिंग करते हो, क्यों करना जरूरी होता है, आप सिंपल सा समझ लो। आपके पास जब पेशेंट आता है ना, तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है उसके पोस्चर को देखना, उसके फेस को देखना। मैं आप लोग के एग्जाम हो जाएंगे, अगर मुझे खाली रहूंगी तो मैं आपको कुछ चीज़ें नेचुरोपैथी की पढ़ा दूंगी, जहाँ से अगर जब आप ट्रीटमेंट करने चलोगे पेशेंट को, तो आपको डायग्नोसिस में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और पहली बात है। दूसरी बात ये है कि भाई बहुत कुछ तो इंसान अपने अनुभव से ही सीखता है। बहुत सारे लोगों का क्या परमात्मा की कृपा होती है कि कुछ बोल देते हैं वो सही बैठ जाता है पेशेंट पर, बहुत सारे लोग पर नहीं सही बैठ जाता है। बट कभी भी पेशेंट को मेरा मानना है कि फेक प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो सहज, कालज और युक्तिकृत आपका ये हो गया कि बाई बर्थ एक मिला है, एक टाइम से मिला है। सीजनल भी होता है कि भाई ठंडियों में माना जाता थोड़ी ज़्यादा ताकत होती है, गर्मियों में हासर होता है। तो पढ़ा ना, विसर्गादान विक्षेपे सोम सूर्यास निलास्तता धारयन्ति जगद्देहम कपित्ता निलास्तता, जो कंसेप्ट है कि आदान काल में बल ज़्यादा रहेगा, है ना, कि विसर्ग में ज्यादा रहेगा। चंद्रमा का बल विसर्गा दान विक्षेपे सोम सूर्य, विसर्ग काल में बल ज्यादा रहेगा क्योंकि चंद्रमा बलवान रहेगा। तो जब चंद्रमा बलवान रहेगा तो रहेगा विसर्गा दान विक्षेपे सोम सूर्य। तो सूर्य जब ज्यादा होता है गर्मी में, वैसे भी बहुत सारे लोग बहुत लेथर्जिक फील करते हैं सारी चीजें। हालांकि जब बहुत वैसी कंट्री होती है जहाँ पर बहुत ही चिल्ड वेदर होता है, तो वहां पर भी लोगों को परेशानी होती है, ठीक है। बट तब पर भी हमारे श्लोक जो है उनको ज्यादा अच्छा रट कर रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहते हैं, कभी कुछ गलत नहीं होता है। जैसे अभी मैं बोली तो मुझे तुरंत याद आया कि विसर्गादान विक्षेपे, तो विसर्ग आदान है और विक्षेप हो रहा है। विसर्गादान विक्षेपे सोम सूर्य निस्लास्तता, तो विसर्ग काल में चंद्रमा का बल ज्यादा है। जब चंद्रमा का बल ज्यादा रहेगा तो इंसानों के अंदर भी ताकत ज्यादा रहती है, और आपको पता है जो आपकी औषधियां होती हैं उनके अंदर भी ज्यादा बल होता है ना। धारयन्ति जगद्देहम कफ पित्ता निलास्तता।
तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा ओज को जो है आपके सारी सप्त धातुओं का सार कह सकते हो। श्लेष्मा रस्व रक्त का सबके साथ साथ चलता है। उसके अलावा चरक सूत्र 17 जो कि अंतः शीर्षी वाला ही है, उसी का एक श्लोक और है, प्राकृतस्तु बलम शेषमा और स च ओज स्मृतः का है। तो एक डेफिनेशन ये भी है, एक रसादी नाम सुक्रांता नाम परम वाला है, तो एक और रट सकते हो। अब कई बार ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ सकता है कि कफ और ओज के गुणों में क्या क्या समानता है। तो कफ और ओज दोनों ही स्निग्ध है, दोनों ही शीत है, बट एक लक्षण में वो मृदु है, मृदसन भी सेम है, स्थिर सेम है, सोमात्मक से है, और कफ के साथ नहीं दिया, विविक्त दे रखा है। तो जितना रट सकते हो तो रट लेना, समझने को समझ लेना। श्लोक सबसे बेटर तरीका होता है। फिर व्याधि क्षमत्व के बारे में चरक संहिता में भी अच्छे से बताया, और चक्रपाणी जी ने बहुत बढ़िया सहयोग किया है। तो उन्होंने कहा 2 तरह के सिस्टम होता है, एक व्याधि से लड़ने के लिए कि व्याधि के बल को ही कम करने के, तो आपकी व्याधि क्षमत्व जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा कोई भी बीमारी या फौरन आता है, पार्टिकल जाता है। जैसे आपने पढ़ा ही हुआ है कि WBC जो है, लिकोसाइट्स जो है, उनका काम ही होता है फैगोसाइटोसिस वाला, इनगल्फिंग एक्शंस होते हैं। तो वो सारा आप यहाँ पर कर सकते हैं। या लाइसोसोम्स का पता था, लाइसोसोम एंजाइम जो होता है, लाइसोजाइम सिक्रेट करता है, तो उसके अंदर ही चीजें गल जाती हैं। या यहाँ से एक चीज और कंसेप्ट आता है, जैसे जब फास्टिंग वस्टिंग में होते हैं तो हमारी बॉडी की जो डाइजेस्टिव फायर होती है इटसेल्फ वो सारे टॉक्सिक मटेरियल को नष्ट करती है। तो ये सारी चीजें भी वहां पर आ जाती हैं। और एक है व्याधि उत्पाद प्रतिबंध, मतलब व्याधि को उत्पन्न नहीं देना। एक हो गया कोई फॉरेन पार्टिकल आया, सिंपल सा लैंग्वेज में अगर हम समझे फैगोसाइटोसिस वाले कंसेप्ट में, तो एक कोई फॉरेन पार्टिकल आया, उसके चारों तरफ हमने कवरिंग बना दी और उसको वहीं पर मार दिया, मतलब कोई दुश्मन से ना आई है, उसको हमने मार दिया। तो एक तो ताकत ये है, एक इतनी हमारी बॉडी के इटसेल्फ इतनी ताकत है कि कोई हमको बीमारी नहीं हुई। जैसे बहुत बढ़िया मॉडर्न का एग्जांपल ही है कि राजच्छमा या ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया पूरे एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं, जो मॉडर्न वाले बोलते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जब आपका व्याधि क्षमत्व बल कम होता है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, आपका शरीर क्षीण होता है, आपके अंदर आत्मा में बल कम होता है, तब उस वक्त आपको ट्यूबरकुलोसिस होने का या अक्षमा होने का बहुत ज़्यादा, राजच्छमा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली मैंने देखा है कि राजच्छमा वहाँ के लोगों को भी ज़्यादा होता है जहाँ पर लोग सीलन भरी जगह पर रहते हैं, जहाँ पर सनलाइट कम होता है। जैसे चंडीगढ़ की मैं बात करूँ तो चंडीगढ़ में मुझे इत्तफाकन मैंने 2 साल काम एक जगह किया था, रेलवे स्टेशन के पास में एरिया है, धड़ुआ बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा था बहुत पेशेंट्स आते थे, जबकि सिविल हॉस्पिटल डेराबस्सी में था, हालांकि डिपार्टमेंट अलग था, पर तब पर भी वैसे एरिया में जहाँ पर सनलाइट नहीं मिलती है, आप सिंपल सा समझ लो वहाँ के लोगों को वैसी ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्य जो है इटसेल्फ ताकत देता है, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होता ही है, सूर्य जो होता है आपकी इम्यूनिटी का कारक होता है। तो इसीलिए कभी भी सनलाइट से बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सनलाइट हमेशा रहनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका है ओजस और उपधातु। तो ओजस हम धातु उपधातु, तो ये सारी धातुओं का सार बोला गया, ये कोई उपधातु नहीं है, इस बात को क्लियर कट है। तो इस तरह का ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद ओजस एवं अष्टसार, अष्टसार का मतलब है जितनी सार हुए सार हैं। तो आपने रस सार पुरुष के क्या लक्षण थे, रक्त सार, मान सार, मेद सार, अस्थि मज्जा, शुक्र सार, जब आपने पूरा पढ़ा था, और लास्ट में ओज सार पढ़ते हो, तो ये सारे लक्षण जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े होंगे या शरीर क्रिया में पढ़ेंगे, उनको एक बार फिर से रट्टा मार लेना कि रससार पुरुष कैसा दिखता है, रससार पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके श्लोक में पॉइंट्स दे रखे हैं वो आपकी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि जब रट्टा मारते हो ना, मतलब हिंदी में, तो पक्का सी बातें भूल जाते हो, लेकिन अगर आप संस्कृत में रट्टा मारते हो तो आपकी चीज़ें बहुत सही रहती हैं, क्योंकि कई बार उसमें कॉलम मैचिंग वगैरह वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर करना बहुत आसान रहता है। मैं इस वजह से बता रही हूँ कि मुश्किल से मैंने 1-2 महीने पढ़ाई करी थी, तो जब मैंने इसकी, तो उस वक्त मैंने फील किया था, ठीक है। और तभी मुझे एहसास हुआ, या इतना लंबा वक्त मेरे को बीत चुका है आयुर्वेद का करे हुए। मैं 2005 के पास आउट हूँ, मतलब एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मेरा 2004 में ब्रेक हो गया था एक्चुअली में, नहीं एग्ज़ाम दे पाई थी किसी वजह से। तो इतना लंबा गैप के बावजूद भी बहुत सारी बातें सिर्फ इसलिए याद रहती हैं कि आप श्लोक याद करते हो। तो मैं आप लोग को भी बोलती हूँ कि जहाँ तक पॉसिबल है श्लोक रट लीजिए, क्योंकि श्लोक आपको वाकई बहुत ज़्यादा काम देता है, लाइफ लॉन्ग याद रहता है। कभी भी कुछ चीज़ भी कंफ्यूज हो रहे होगे ना, तुरंत याद आएगा, अच्छा ये श्लोक था, इस हिसाब से करना था। या जैसे वो है ज्वर की चिकित्सा है, तो ज्वर की चिकित्सा में क्या है, लंघनम स्वेदनम कालो एवागु तिक्तको रस। तो अगर रस औषधियाँ यूज़ नहीं कर रहे तो सबसे पहले पेशेंट को लंघन कराना है, फिर स्वेदन कराना है, फिर समय की प्रतीक्षा करनी है, फिर लंघनम स्वेदनम कालो एवागु, फिर एवागु देना है, और एवागु देने के बाद में लास्ट में तिक्त रस की कल्पना है, ठीक है। ऐसे आमोद की चिकित्सा सूत्र में है, लंघन वहां पर भी वर्ड है, फिर दीपनी कटुनी द्रव्याणी है, फिर बाद में उसमें आपकी बैतरण बस्ती वगैरह वाले टर्मोलॉजीज हैं। तो अगर आप रट्टा मारे रहते हो, जैसे रट्टा मारे मतलब
रट्टा मारना सिंपल मतलब है 20-25 बार अगर पढ़ा है, 20-25 बार सुना है तो टर्मिनोलॉजी याद हो जाती है। या जैसे रसजानाम दोषानाम विकारणम परम लंघनम परमम औषधम होता है। तो उस तरह की टर्मिनोलॉजी जब लिखते हो और दिमाग में रहता है, पेशेंट को ट्रीट करना भी आसान होता है और आपको सामने वाले को बताना भी कई बार आसान रहता है, भूलता नहीं है कुछ भी। वो सिंपल सिंपल सी कुछ कुछ चीज़ें तो पक्के रटे होने चाहिए। उसके अलावा क्या है कि सार क्या है, शरीर गुणात्मक भी है और इम्यूनो डिफेंसिव। तो हमारा जो ओज है वो हर तरीके से कैपेबिलिटीज है, मतलब हर तरीके से समझ सकते हो कि सबसे बड़ा आ गया। हर वो डिफेंसिव सिस्टम भी काम करेगा, वो बीमारी नहीं होने दे वो भी काम करेगा, और उसके अलावा उसका लॉस हो जाएगा तो डेथ हो जाएगा। तो मॉडर्न का जो इम्यूनिटी वाला कंसेप्ट है वो भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा बहुत सारा और काम है। और ये जो श्लोक आप देख रहे हो सुश्रु सूत्र स्थान 15/24, ये बहुत सही श्लोक है कि इसका मतलब ओज का क्षय कैसे होता है। अभिघात से होता है, चोट लग जाती है तो पक्का सी बात है दूध अरे खून वगैरह बहता है, सॉरी, तो उससे होता है। अभिघात से होता है, क्षय से होता है। चाहे आप अनुलोम क्षय कराइए चाहे प्रतिलोम क्षय कराइए, कोई भी क्षय के मेथड होंगे तो उस वजह से भी ओज का क्षय हो जाता है। और कोप से होता है, दुनिया भर के जो इंसान गुस्सा उस्सा करता रहता है उसकी वजह से होता है। तो अभिघाता क्षयात कोपात शोकात, शोक से होगा। क्षुधा मतलब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान जो रहता है, इरिटेटेड रहता हूँ, ओजः संचिते ही एभ्यो धातु ग्रहणानि श्रुतम। तो ये सारी वजह होती है। तो आप सिंपल वर्ड में भी अपने दिमाग में रट सकते हो कि इंसान के पास में क्षय कब होता है। जो लोग सही से समय से खाना पीना नहीं खाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लंघन करते हैं, तो क्षय वो वाला अनुलोम क्षय होता है कि पहले रस धातु कम बनेगी, तो रस धातु ही जब कम बनी तो उससे आगे और कम सारी धातुओं का हो जाएगा। और शुक्र प्रतिलोम क्षय, जो आपने राज्यक्षमा पढ़ा कि शुक्र का क्षय ज़्यादा कर दिया तो उससे और धातुओं का क्षय हो गया तो प्रतिलोम क्षय हो गया। अभिघात है, चोट चपेट लग गया, जैसे आपको याद रहता है कि फीमर के केस में आपको याद होगा कि जब कभी मान लो फीमर का इंजरी होता है, मतलब एक्सीडेंट हुआ, फीमर का फ्रैक्चर वगैरह हुआ, चोट लगी, और अगर फीमर के फ्रैक्चर में 500 ml का भी ब्लड निकल जाता है, तो फ्रैक्चर मतलब बढ़िया चोट लगा, फ्रैक्चर तो छोटी चीज़ है सिंपल से वर्ड में कहूँ तो। अगर अभिघात अच्छा हुआ तो अगर वो 500 ml अगर ब्लड निकल गया तो वो पक्का सी बात है तुरंत इमरजेंसी वाली पोजीशन क्रिएट हो जाती है। तो इस बात का पूरा पूरा याद रखिएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर ब्लड का भी है। या नॉर्मली भी होता है कि सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में 5 लीटर तो ब्लड ही है। अगर 500 ml चला गया तो 10% लॉस हो गया, तो 10% अगर लॉस हो गया और उसको हमने ध्यान नहीं दिया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो अभिघात वाला हो गया। स्ट्रेस वाले कंडीशंस में आप आजकल देख ही रहे हो कि बहुत सारे मरीज हैं, उनको दुनिया भर की सिर्फ बीमारी इसलिए हो जा रही है कि स्ट्रेस लेवल उनका बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी मुझे कल या परसों ही पता चला, हमारे नोन में कोई था, मतलब जस्ट मेरे नोन में नहीं था, किसी और के, तो वो डाइट वाइट बहुत ख्याल रखती थी, अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ख्याल रखती थी, मतलब उबला खाना खाना सारी चीज़ें करता था। तो उस बंदी को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ तो लोगों ने बोलना शुरू किया। तो लोग उस चीज़ को कंसिडर करते हैं बट स्ट्रेस लेवल को नहीं कंसिडर करते अंदर, और रियल का अंदर स्ट्रेस कैसा चल रहा है। आप बहुत कम लोगों को पढ़ सकते हो। या एक बड़ी अच्छी सी सेइंग है, मतलब रचना है, किसी ने लिखी है मुझे नहीं पता है, लेकिन बड़ी अच्छी सी लाइनिंग है कि हरदम फिरा के घर में रहता है आदमी, डरता है कहीं खुद से मुलाकात न हो जाए। मतलब हमेशा हम दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, वो कैसा सोचता है, वो क्या करता है, ये है वो है, बट अंदर अपने जो मंथन चलता रहता है, अपने जो एक नेगेटिव डायलॉग या डायलेमा चलता रहता है, हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अगर हम लोग उसकी तरफ ध्यान दें तो हम ज़्यादा सुखी रहे। हमारे को क्या क्या, क्योंकि आप खुद देखो, जब आप परेशान हो जाते हो मान लो किसी चीज़ के लिए, तो परेशान होने के बाद वो टाइम भी चला जाता है और आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो अपने लिए भी समझो, पेशेंट के लिए भी समझो, उसको बोलो कि जो काम करना है हम सारा काम करेंगे, बट काम करने के लिए और फालतू का स्ट्रेस नहीं लेंगे, क्योंकि स्ट्रेस लेने में भी टाइम जाता है, तो पक्का सी बात है अपनी इफिशियंसी जाती है। तो यहाँ पर अभिघात है, क्षय है, कोप है, ज़्यादा गुस्सा, क्रोधात, पित्तम, आप ये देख रहे हो। और मैंने तो मेजॉरिटी पेशेंट्स देखे हैं जो खास करके हाई बीपी के मेडिकेशंस पर रहते हैं, आपने पता है कि उनको भी हार्ट की डिसीज़ होती है। और जिनका हाई बीपी रहता है और वो बेवकूफ़ी करते हैं कि हम दवा ही नहीं लेंगे, उनको भी मैंने देखा है, पर्सनल लाइफ में देखा। मैं ऐसे लोग को जानती हूँ जिनको हार्ट का ऑपरेशन वगैरह हो चुका है, स्टंट वगैरह पड़ चुके हैं। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा ने जितना जीवन दिया रखा है ना उतने जिएगा इंसान। पर क्या है, एक इंसान घसीट घसीट कर जिएगा और एक आराम से जिएगा। तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला श्लोक सुश्रु सूत्र 15 का है, ये रट लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा श्लोक है। और नहीं तो पॉइंट वाइज रट लेंगे। तो अभिघात हो गया, क्षय हो गया, कोप हो गया, शोक हो गया और क्षुब्ध मन रहा है। कुछ लोग बहुत इरिटेटेड होते हैं तो उनका भी लॉस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारी जगह आपकी तुलना की गई है। विन्यास ज्वर में प्रॉब्लम होती है, पांडु है, राजक्षमा, शोष, प्रमेय, उन्माद, मदात्या, अभृतवात। तो इतने सारे जो पॉइंट हैं सब में ओजः क्षय पाया जाता है।
ठीक है, या ओज 6 होने के बाद में ये सारी बीमारियां होती हैं, सिंपल सा समझो। तो आपने देखा प्रमेह में, देखो लास्ट स्टेज वगैरह जब रहती प्रमेह का मतलब मधुमेह हो जाता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में तो प्रमेह तो वर्ड है, ठीक है। तो प्रभूत मूत्रता, आबिल मूत्रता, तो अगर किसी को वहां पर तो प्रमेह का मतलब वो लोग मधुमेह मानते हैं, सिर्फ शुगर जब निकलती है तभी मानते हैं यूरिनरी ट्रबल है। और हमारे यहाँ जब पढ़ेंगे 20 प्रकार के प्रमेह होंगे, 10 हो गया आपका कफज, 6 हो गया पित्तज और 4 आपके वातज हो गए। तो 4 वातज हमारे यहाँ सीधा बोला गया असाध्य है। चरक सुश्रुत सबने वैसे ही बोला, थोड़ा थोड़ा अंदर रेफरेंसेस है या नाम में फर्क है। तो यूरिन का जरूर टेस्ट अपने हिसाब से करिए, जैसे वो लवण वाला टेस्ट, सॉरी लवण करें, तिल तेल वाला टेस्ट है कि यूरिन को कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद उसमें तेल डाला ड्रॉप बाई, और फिर उसको देखा कि वो किस डायरेक्शन में फैल रहा है, तो वहां से भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सब सारी जो बीमारियां हैं उन सब में रहता है, और मेजॉरिटी जगह रसवह स्रोतस की दृष्टि है, और कुछ जगह जो है मनोवह और वातवह स्रोतस है, और रसवह तो रस तो पूरे शरीर में ट्रैवल कर रहा है, तो इसलिए पूरा ही सब। तो ये सारी चीजें हैं। अब फिर जो हमारे मध्य जी हैं, तो मध्य जी में क्या होता है, जस्ट उल्टा गुण होता है, इसलिए ओज का क्षय करते हैं। और आप देखते हो कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जो अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, उन सबका देखते हो लिवर सिरोसिस का केस होता है और डेथ हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट को रिवाइव करवाई जाता है, फिर उसको थोड़ा सा ठीक होता है, फिर से अल्कोहल का कंजम्पशन कर लेता है, पता नहीं क्या नशा उसमें होता है, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे तो बहुत सख्त चिढ़ है, तो मैं उसका लॉजिक भी नहीं समझ सकती कि अल्कोहल के पीछे का क्या लॉजिक होता है जिसकी वजह से इंसान पीता है। तो ये आप इतना याद रखिएगा, जैसे आप उधर पढ़ते थे ना कि मद्य का विष का लक्षण बिना तेज मिलाते थे, ऐसे आप भी जान लीजिए ओ जैसे जस्ट उल्टा मद्य के लक्षण है। तो मद्यपान करने वालों का ओज का क्षय होता है। और नॉर्मली आप बहुत रेयर लोग मिलेंगे या जो बहुत नॉमिनल अमाउंट में शायद मेडिसिन समझ कर लेते होंगे, उनको छोड़ करके अधिकतर अल्कोहलिक पेशेंट का आत्मबल बहुत कमजोर होता है। और जब इंसान का आत्मबल कमजोर होता है ना, तभी उसको किसी भी तरह का नशा लगता है, अदरवाइज नशा नहीं लग सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ आत्मबल का है ना कि कोई भी मानसिक बीमारियां कब हो सकती हैं या किसी चीज के लिए आदि हद से ज्यादा कब हो सकते हैं, धी धर आत्मादि मनोविज्ञानम। तो जो अपनी बुद्धि को नहीं जानता, उसके अंदर धैर्य नहीं है, अपनी आत्मा को नहीं जानता, अपने मन को नहीं जानता, तो मनोवस्रोतस या की विकृति होने का मेन वजह है या उसकी चिकित्सा ही है धीर धर आत्मादि मनोविज्ञानम। तो जो इंसान अपनी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है तो वो होता है। और दूसरी बात, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मतलब समझे, तो किसी का अष्टम हाउस बहुत प्रोमिनेंट होता है और बैड कंडीशन वाला प्रोमिनेंट होता है, तो वहां से भी इस तरह के मतलब आदतें लगने का डर होता है। तो इसी वजह से एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे उपाय होते हैं। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं कर्मा अलाइनमेंट में जो बिलीव करते हैं, वो पेशेंट को बताते हैं कि भाई आप ये चीज़ कर लीजिए। या जिसको आज की डेट में 2-3 साल से आप देखोगे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, और शायद यही वजह है कि अब आयुर्वेद में भी ऐड किया गया कि एस्ट्रोलॉजी आना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको प्रोडिक्शन समझ में आती है। जैसे अभी मेरा जो पेशेंट नहीं था जिसको मैं बता रही थी कि शुक्र क्षय की वजह से ग्रहणी दुष्टि थी, उस पेशेंट के साथ यही हुआ। उस पेशेंट को मैंने देख लिया है, हालांकि पेशेंट से बहुत कुछ आप क्लियर कट नहीं बोल सकते, बट मुझे उसका 6th हाउस में वेनस बड़ा प्रोमिनेंट सा है और मरकरी प्रोमिनेंट है, तो मैंने उसको कुछ चीज़ें ऊपर ऊपर की तो बता दी। बाद में मैं ट्रीटमेंट करते हुए तो उसको और भी बताऊंगी, भाई फीमेल से बच कर रहना है, अपना जबान को बहुत सही रखना है। तो मैंने कुछ चीज़ें बता दी, भाई लड़कियों को गलत निगाह से नहीं देखना, वो सारी चीज़ें वहां से थी। तो क्योंकि कुछ भी करप्शन करेंगे तो क्या होता है कि गलत करते हो अगर मान लो, और आपके जब ब्रेन को एहसास होता है ना, तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अंदर डेवलप होता है, और उसकी वजह से आपकी ऑटोइम्यून डिसीजेस होने के चांसेस बहुत बड़े बन जाते हैं। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर 2 डिफरेंट टाइप की सेल्स क्रिएट होना शुरू होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक दूसरे से लड़ती हैं, एंड दैट इज द बेसिक मतलब कॉन्फ्लिक्ट, या जिसकी वजह से बीमारी होती है, जो हमारे स्पिरिचुअलिटी में बोला गया है। और ये वाकई बहुत सही है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेजॉरिटी चीजें वो इधर उधर कर देंगे। तो आप उनसे ये भी नहीं सोच सकते हो ना कि वो मतलब रूल आउट कर पाओ कि हाँ वो क्या है वजह। तो वहां पर आपको जो सबसे बड़ी वजह मिलेगी या जो भी हेतु भी मिलेंगे वो इतने प्रोमिनेंट नहीं मिलेंगे। तो आपको मैं बताऊं, आप कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करने का मतलब कॉन्फ्लिक्ट उनका पता करने की कोशिश जरूर करिएगा कि क्या उनका माइंडसेट था, उन्होंने किस चीज़ को फॉलो किया। क्योंकि कई बार हम लोग प्रेशर में कोई चीज़ें फॉलो करते हैं, बट हम मानते किसी और चीज़ को सही है। मान लो हमारे घर का जो माहौल हो, हम कर कुछ रहे हैं, चाहते कुछ और हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर इटसेल्फ उसके अगेंस्ट में 2 तरह के सिस्टम जनरेट होते हैं।
और जितना ज़्यादा, इसीलिए वो शिवानी जी का बड़ा कंसेप्ट है ना कि कहते हैं कि आप एक्सेप्ट करना सीखो। तो एक्सेप्टेंस जो होती है ना, अंदर से जब एक्सेप्टेंस होती है तो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो पुराने टाइम में यही चीज़ें होता था कि एक लाइफ कोच होते थे या घर वाले होते थे या गुरुकुल सिस्टम में एजुकेशन में सारी चीज़ें समझाई जाती थी लोगों को। तो उस टाइम इस तरह की प्रॉब्लम कम आती थी, इसलिए मैंने आज एक यूट्यूब पर वीडियो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा तो मैंने ऐसे डाल दिया। हालांकि बाद में उसमें कॉपीराइट एक्ट आ गया, आगे मैं ख्याल रखूंगी, उस तरह की बातें मैं खुद ही बताऊंगी। बट उन्होंने, वो कोई गुरु जी हैं, मतलब साधु उधु हैं, मुझे नहीं मालूम है उनका नाम एक्चुअली, लेकिन वाकई बहुत बढ़िया बोलते हैं। तो बहुत सही चीज़ कही है, आप लोग के लिए जरूर सुनने लायक है, क्योंकि वो सब प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा होती है समझने की, बड़ों में तो होती ही है भाई। जब हमारी अपब्रिंगिंग सही नहीं हुई रहती है तो आगे सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ओजह 6 के पीछे में आपका जो क्षोभ है, आपका जो शोक है, आपका जो क्रोध है, वो वाकई बहुत काम करता है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनकी डाइट, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है। इसी बात से एक बात और बताऊंगी कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक होते हैं, उस फिटनेस फ्रीक में वो अपने शरीर से ऊपर काम करते हैं। तो मैंने एक चीज़ देखा हुआ है कि जो भी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह के काम करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क और बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, उसमें प्रॉपर अपनी बॉडी का रेस्ट नहीं देते हैं, उनको हार्ट डिसीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। उनका ओजह 6 बहुत होता है। आप उनसे बात करोगे ना, वो थोड़े से वक्त में ही बिफर से जाएंगे। बहुत जल्दी इरिटेट जो लोग हो रहे हैं, आप ये समझ लो उनके अंदर ओज कम होता है। तो ओज को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं उनका पालन करिए। अपना दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का तो पालन करना है, बट थोड़ा सा अपने अंदर एक्सेप्टेंस भी लानी है। गलतियां कर लिया है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बट ये भी नहीं कि बहुत हार्ड अपने साथ होना है। नहीं अपने साथ हार्ड होइए, नहीं दूसरे के साथ हार्ड होइए। ये और ये एटीट्यूड अगर बचपन से, मतलब इसे इससे भी आप लोग सीख लोगे ना, तो अपने पेशेंट को बहुत अच्छे से कन्वे कर पाओगे। ठीक है। फिर ओजह 6 के निदान में क्या होगा, वही सारे निदान होंगे कि बहुत कम भोजन किया, ये देखो, अल्प भोजन किया, अभोजन किया, बहुत ज़्यादा, मतलब जो लोग फास्टिंग वस्टिंग करते हैं, और एक रसाभ्यास किया। कुछ लोग को पसंद है, एक ही रस पसंद है तो मीठा पसंद है, मिठाई खा रहे हैं। कुछ लोग को नमकीन बहुत पसंद हो तो नमकीन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब हर सुबह दोपहर शाम। जबकि हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट क्या है कि षड रसाभ्यास ही होना चाहिए। एक रसाभ्यास जो होता है वो छिड़बल में आता ही है। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, सारे रसों का सेवन करना होता है। तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हम खाते हैं कषाय रस वाली, बहुत सारी चीज़ें तिक्त रस वाली नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनको मेडिसिन फॉर्मेट में ही खा लो, बट खा लो, है ना। जैसे आप घर में ही फील करोगे, बहुत सारे लोगों को करेला नहीं खाना है भाई, जब मौसम आ रहा है तो प्लीज़ खाओ, माइंड से डेवलप करोगे, हमारी बॉडी के लिए चाहिए, है ना। रुक्ष भोजन खा रहे हैं जो अल्कोहल के, अरे सॉरी अल्कोहल कर रहे हैं, एलोपैथी के कंसेप्ट की वजह से आ गया था कि घी तेल नहीं डालना है, तो बहुत ही रुक्ष भोजन कर रहे हैं और मद्य सेवन कर रहे हैं, जो आजकल की लाइफस्टाइल में सब सारी चीज़ें हो रही हैं। बिहार संबंधी में अधिक व्यायाम कर रहेंगे, वो आजकल हो गया, फिटनेस फ्रीक हो गया। मुझे याद है ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो मेरे को बोलते थे, मैम मैं तो रात के 2-3 बजे भी उठ करके करता हूँ, मतलब मेरे को सवाल ही नहीं उठता कि मैं ऐसे सो जाऊँ, मुझे 3 बजे टाइम मिलेगा तो मैं 3 बजे करूँगा। अब उन लोगों को कौन बताए, उल्लू मैं इसलिए कहती हूँ कि भाई खाना खाया, प्रॉपरली डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अपना यहाँ हर चीज़ की दिनचर्या है, और वो दिनचर्या नहीं पालन करोगे तो ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। फिर रात्रि जागरण है, पक्का सी बात है, आपको जो डाइजेशन का वर्क होना है, 10 से 2 के में पित्त का काल है, तो उस वक्त में तो बिल्कुल नहीं। अधिकतर लोग, आप कल क्या होता है 10 बजे के बाद सोते हैं, तो वहाँ से आपने वो टाइम कम कर दिया है ना। तो 9 बजे सो जाइए, 5 बजे उठिए, सुबह बढ़िया से काम करिए, आप पर डिपेंड करता है। और इस दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग हैं आपको पता है, सब बहुत ज़्यादा सुबह उठते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं। जैसे अभी उस दिन देखो वहाँ पर क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है, मतलब आयुष का हॉस्पिटल है आयुर्वेद वालों का, मेरी फ्रेंड ही वहाँ पर पोस्टेड है, डॉक्टर सृष्ण बाला, हमारे बैच की 99 की हैं तर्रा की, मतलब फिर बनारस हम लोग ट्रांसफ़र ले लिए थे। तो जो सीजीआई आए थे चंद्रचूड़ सर, तो उन्होंने खुद ही कहा कि 3:30 पर उठ करके योगा करते हैं। तो आप देखोगे, और भी बहुत सारे फॉरेन के भी ऑथर्स वगैरह, उनके बारे में सुनो, या इंडियन ऑथर्स लोग हैं, मोदी जी के बारे में हर कोई जानता है कि ये लोग सबको अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, क्योंकि उनको पता है अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं तो एटलीस्ट बहुत सारे लोग घर में नहीं उठे होते, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। रियलिटी बता रहा हूँ, मैं खुद सोचती हूँ कि मैं अपने किचन का काम जब तक कंप्लीट करूँ तब तक मेरे घर के आधी ज़्यादा जनता सो रही, तो बेटर है कोई किचन बना रहा है, मैं अकेले अपना काम कंप्लीट करके अपने सेंटर पर चली जाऊं। ठीक है। हालांकि इस ठंड में इस बार फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं लेट उठी, मैं 7-7 बजे भी उठी हूँ। इकलौती इस बार की ठंड मुझे भी खल गई। मेरा कहने का मतलब है तब पर भी इच्छा शक्ति रहे, क्योंकि और भी गलतियां करी होंगी, रात्रि जागरण किया होगा, लेट सोए होंगे। तो आप टाइम से सोते हो तो टाइम से उठोगे, और नींद इटसेल्फ टूट जाएगी अपने आप, मतलब अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आपका बहुत अच्छा सा रहेगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखिए।
अधिक मारुत और आतप सेवन है, जब बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम आती है। तो इसी को अधोशोष वगैरह आपने पढ़ा हुआ है। और बहुत ज़्यादा धूप में जैसे मजदूर वजदूर काम करते हैं तो आपने देखा उनके अंदर प्रॉब्लम आती है। और आदान काल मिडसेल्फ ओज थोड़ा सा कम होता है। मानस में तो सारे हेतु हैं, और मैं मानस को आज की डेट में बहुत कंसिडर करती हूँ कि अति चिंता, अति भय, अति शोक, अति भूतोपघात। कई बार ये चीज़ें अगर आपको ऐसे नहीं पता करते समझ में आती है, तो पेशेंट की आंखों को देखो, पेशेंट के कोऑर्डिनेशन को देखो। आपसे बात करते हो तो कितना आपकी तरफ देख पा रहा है। अगर प्रॉपरली नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब है उसका वो है। फिर एक तरीका होता है उसकी नब्ज देखना शुरू करो। किसी का भी हाथ पकड़ोगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मैंने फीमेल के भी देखे, मेल के भी, दोनों में पैल्पिटेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए 3-4 मिनट तक आप नब्ज देखो, तो अपने आप बाद में कंडीशंस पता चल जाती हैं कि कहाँ से क्या चीज़ें हैं। तो अगर पैल्पिटेशन ज़्यादा हो रहा है शुरुआत में, तो आप समझो कि उसका आत्मबल थोड़ा सा कमज़ोर है। तो वहाँ से भी ओज क्षय या ओज वृद्धि के लिए आपको दवाएं देनी पड़ेंगी या ओज क्षय की चिकित्सा करनी पड़ेगी। इसलिए कई सारे पुराने प्रैक्टिशनर जो होते थे वो नर्वाइन टॉनिक या ब्रेन टॉनिक जरूर देते थे कुछ ना कुछ पेशेंट्स को। ठीक है। अब ओजो क्षय के 3 तरह के टाइप हैं। ये जो है मतलब ओजो विसरण से व्यापद और क्षय, और एक दूसरे से अलग अलग हैं। मतलब कि एक से आगे बढ़ा दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह का है। तो यहाँ पर ये श्लोक रट लोगे तो ही अच्छा है, वरना रट्टा मारना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ओजो विसरण में संधि विश्लेष होगा, मतलब संधियों के बीच में जगह आ जाएगी। गात्राणाम सदनम, शरीर थका थका लिथर्जिक सा लगेगा। और साथ में है दोष च्यवन हो जाएंगे, दोष अपनी जगह से हिले रहेंगे, इधर उधर रहेंगे। अप्राचूर्ण क्रियारंभ जो भी कार्य करेंगे उसमें वो बात नहीं रहेगी। फिर व्यापद में स्तब्ध गुरुगात्रता, पूरे शरीर में भारीपन है, वातशोफ है, वर्ण भेद, आवाज सही से नहीं आ रही है, ग्लानि, तंद्रा, निद्रा सब ज्यादा आती रहती है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं आजकल इस तरह के चीजों की कंप्लेन करते रहते हैं। और 6 तो एकदम लास्ट वाली कंडीशन है कि मूर्छा, मांसक्षय, मोह, प्रलाप, मरण ही हो जाना है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये कभी कभी आ जाता है। तो इसको प्लीज रट्टा मार लेना, और श्लोक से रट्टा मार लोगे। देखो जैसे मेरी बुक में निशान लगा है, तो आप लोग के टाइम मैंने भी रटे हुए थे। तो ये सारी चीजें हैं। अगर संप्राप्ति की बात करोगे तो सारी धातुओं का क्षय होगा, तो उससे भी क्षय होगा। दोष प्रकोपक निदान का आप सेवन करेंगे तो उससे भी क्षय होगा। ओज क्षय के हेतु हैं उनका सेवन करेंगे तो उससे भी होगा। और उन सब से क्या होगा, ओज क्षय होगा तो धातु क्षय वाले में जठराग्नि मंदता, राज्य क्षमा शोष होता है। दोष प्रकोप में पांडु अभिन्यास जरा, ये सब है। तो बताते वगैरह सारी चीजें। तो थोड़ा सा एक बार अपने आप से भी आप लोग जरा अच्छे से पढ़ लेना। तो ये सारे हेतुओं से जब आपने किया, या तो उस तरह के आहार विहार किया उनसे सेवन हुआ, या ओज के उल्टे गुण वाली चीजें आपने खाई पी उससे तकलीफ हुई। आप मतलब पेशेंट की बात कर रहे हो, हमारे अंदर भी हो सकती है, हम भी इस तरह की गलतियां करते हैं। ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर्स गलती नहीं करते हैं। आपको पता ना, एक बार सर्वे आया था कि वर्ल्ड के शायद मोस्ट वाली था कि इंडिया का था, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, 75% डॉक्टर्स बीमार हैं। या मैं बात करूं, वेलंकर सर कहते हैं, विनय वेलंकर सर जो हैं बस्ती के बहुत बड़े एक्सपर्ट सर हैं और आयुर्वेद व्यासपीठ के इस वक्त हेड हैं। सर ने खुद ही कहा था कि उनके पास 80-90% जो पेशेंट्स हैं वो सारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स ही हैं, मतलब उन्हीं को ट्रीट करते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स दूसरों को तो बहुत सारे ही दिनचर्या, रात्रिचर्या बताते रहते हैं, ऋतुचर्या, बट हम खुद नहीं पालन करते हैं। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग रात्रि जागरण करते हैं, हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं कि बेवजह स्ट्रेस लेते रहते हैं। तो हमें अपने आप पर भी काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मॉडर्न में भी देखते हो ना, जो डॉक्टर जितना फिट रहता है उसके पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब कितने फिट हैं, कितने एनर्जेटिक हैं। अंदर से एनर्जेटिक होना, वो पेंट पॉलिश वाले की बात नहीं है कि बाहर से हम कर लिए, अंदर से आत्मबल बहुत कमजोर है। तो हमें अपने आप पर भी काम करना पड़ेगा। मैं अपनी भी बात करूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग की बात कर रही हूँ। तो हर इंसान को, मतलब आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर को अपनी हर चीज़ पर, जैसे हमारे यहाँ कहाँ पर बनारस में सर थे रवि सिंह सर, यस, प्रोक्टोलॉजिस्ट हैं। तो सर कहते थे लुक लाइक ए डॉक्टर एंड बिहेव लाइक ए डॉक्टर। मुझे आज भी उनका डायलॉग याद आता है। तो क्यों याद आता है? लुक लाइक ए डॉक्टर में हम क्या करते हैं, लुक लाइक में होते हैं, हमें अंदर से भी वो चीज़ होनी चाहिए। तो जब हम हमारे अंदर बल रहेगा, आत्मबल रहेगा, तो हम अपने पेशेंट को हर बात समझा पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि हम कभी कोई बात सामने वाले को तभी नहीं बताते, 90% चांस होता है हमें खुद नहीं आता है। 10% होता है कि हम दुष्ट हों, हमें आता भी है तो भी हम सामने वाले को नहीं बताएं, ठीक है। लेकिन 90% चांस होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ, मतलब एलोपैथी वालों के साथ काम किया है, तो मैंने देखा है पेशेंट्स पूछते थे, वो कोई चीज़ें नहीं बताते थे। हमारे आपके लिए भी ये एप्लीकेबल होता है कि हमारा पेशेंट अगर कोई चीज़ पूछता है, अगर हम उसको नहीं बताते हैं
ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें सही में नहीं आता है। और जैसा आइंस्टाइन ने बोला है, आप किसी चीज़ को जितना इजीली कन्वे कर सकते हो, आपको वो चीज़ वाकई उतनी क्रिस्टल क्लियर आती है। अगर आप चीज़ों को बहुत मतलब लैंग्वेज टफ बना दे रहे हो, इट मीन्स कि आपको वो चीज़ अच्छे से नहीं आती है। तो मैं क्यों बोल रही हूँ, अपने पेशेंट को आप तभी बता पाएंगे, कन्विंस तभी कर पाएंगे जब आपको अच्छे से आता होगा। तो उसके लिए शास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग के टाइम हम भी सोचते थे कि मॉडर्न पढ़ लो, बट आयुर्वेद पर फोकस करिए, नो डाउट बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। तो ये जो आपने आहार विहार ऐसा किया कि जिससे ओज का क्षय हुआ, या आपने ओज के उल्टे पुल्टे खाए पिए, तो उनसे क्या वो सारे दोष दूषित होंगे। तो वो सारे दोष कहाँ भाई, वह स्रोतस में तो आपने पढ़ा था हृदय और 10 धमनियां, तो उन 10 धमनियों के थ्रू पूरे शरीर में ही तो ट्रैवल करेंगे, हृदय में ट्रैवल करेंगे, और ट्रैवल करेंगे तो पक्का सी बात है उन सारी चीज़ों को खराब करेंगे, और सारी चीज़ों को खराब करेंगे तो ओजो विकृति होगी, और ओजो विकृति होने से विसंसर्ग व्यापद और क्षय इस तरीके से होगा। और वहां पर दो तरह के लक्षण होंगे हमेशा, कोई भी बीमारी होती है तो देखो मनोगत और शरीरगत होती ही है। ठीक है, मतलब कुछ आपकी बॉडी में दिखेगा और कुछ आपके मन में दिखेगा। कुछ होल बॉडी है तो इन्होंने दो तरह किया, साइको इम्यूनोलॉजिकल डिरेंजमेंट। तो दोष में इसमें क्या है, त्रिदोष करेंगे। दोष में इसमें सप्त धातु और मन है। स्रोतस में सर्व स्रोतस है, विशेषकर रस व स्रोतस है। ओजो व धमनी है, अधिष्ठान में हृदय सर्व शरीर है, और व्याधि जो होगी ओजह क्षय होगी। एक इन्होंने एक स्केल बनाई हुई है कि किस किस तरीके से इसको पढ़ लेना है। जैसे स्थिर उपचित मानसता है तो उसके लिए ग्रेड दे रखी है। तो मैक्सिमम ग्रेड इन्होंने डिफॉर्मिटी वाला है, मिनिमम ग्रेड का 1-1 दे रखा है। जैसे सुगठित मानस विन्यास 1, जो बहुत अच्छी वेल मतलब मस्कुलिन बॉडी है, उसके लिए 1 दिया है। नॉर्मल सी है तो उसके लिए 2 दे रखा है। और सामान्य मांस विन्यास एक होता है कि नेचुरली होता है, थोड़ा से कुछ ज़्यादा ही हो तो 3 दे रखा है। और हीन मांस बिल्कुल नहीं है, लीन चिन्ह से, जैसे मेरा जो छिड़ पेशेंट है उसको 4 दे सकता है। स्वर का भी ऐसे ही है, किसी का बहुत मीठा बहुत प्यारा सा शब्द होता है, किसी के टूट फूट कर निकलते हैं, किसी के बीच बीच में कटते फटते हैं। तो उस तरीके से पूरा दे रखा, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसी तरीके से वर्ण का भी होगा। कुछ लोग के फेस पर रियल ग्लो होता है। अभी मैं वर्ण से एक बात आपको बता दे रही हूँ, आपके फेस पर या आपकी बॉडी में एक नेचुरल ग्लो होना चाहिए। अगर एक्सेस ग्लो है तो वो भी बीमारी होती है। ये मैंने नेचुरोपैथी में पढ़ा था और मैंने रियल में भी देखा है। जैसे हमारी सोसाइटी का वॉचमैन ही है, उसका फेस एक अलग टाइप का चमकता था, रेड रेड। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको देखकर ही मुझे तुरंत ख्याल आता है कि ये इसको पित्तज विकार होने वाले हैं दबा करके लॉन्ग टर्म में। और खाता पीता रहता है भाई, वॉचमैन है तो उल्टा पुल्टा खाना है। मतलब समोसा वमोसे बहुत ज़्यादा खाता है, 2 बार मैंने देखा, और पीते उते भी आपको पता ही है। तो कभी भी किसी के चेहरे पर एक्सेस ग्लो है तो उसको आप ब्यूटी नहीं समझना, उसको आप डिसीज फ्री नहीं समझना। अगर आपकी बॉडी का मतलब एक नेचुरल ग्लो होना चाहिए। ठीक है, पेंट पॉलिश वाले ग्लो की बात नहीं कर रहे, पेंट पॉलिश की तो बात अलग से पता चलती है ना। और अगर चाहते हो आपके फेस पर ग्लो रहे तो एक बहुत अच्छा सा काम का करिए, आप सारे लोग के लिए अप्लीकेबल है। मंडे को अपने फेस पर ऑयल अप्लाई करना है, कोई घी नहीं अप्लाई करना है, कोई क्रीम नहीं अप्लाई करना है। एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को कराया है। कुछ नहीं करना है, रात को सोने जाने लगते हो तो हॉस्टल में भी रहते हो तो भाई बगल में ही बेड के पास ही तो सब कुछ होता है, हम लोग को तो बाथरूम में जाकर लगाना पड़ता है। तो कोई भी आप ऑयल लगा सकते हो। जिनको मस्टर्ड ऑयल सूट करता है वो मस्टर्ड ऑयल लगा लें। सीजन के हिसाब से आप नारियल तेल भी लगा सकते हो। ज़्यादा आपको रहता है कि नहीं भाई हम तो मस्टर्ड ऑयल अप्लाई नहीं करेंगे, हम कोकोनट ऑयल अप्लाई नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं है, बादाम तेल है, आप रख लीजिए और बादाम तेल को मंडे मंडे अप्लाई करिए और आपका फेस वाकई बहुत अच्छा ग्लो करेगा। करके देखिएगा, मुझे बताइएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है, नारद संहिता में आया है। मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी के सेक्शन में भी बताया था, इसी बात से याद आ गया तो मैंने बता दिया। याद रखिएगा, किसी भी पेशेंट का एक नेचुरल ग्लो होना चाहिए। और कभी भी पेशेंट को तो हमेशा बोलना चाहिए, जब ओपीडी में आओ कोई भी मरीज तो विदाउट पेंट पॉलिश के आना चाहिए। जैसे खासकर हम लोग तो सीधे मना करके रखते थे कि भाई काजल लगा कर नहीं आएंगे, लड़कियों के इसमें लिपस्टिक विपस्टिक नहीं लगा कर आएंगे, क्योंकि पेशेंट नॉर्मली वैसे आते भी नहीं है, क्योंकि आप जज ही नहीं कर सकते हो ना कि रियल क्या है। और पॉसिबल अगर रहे तो ड्राई स्किन है तो हमें खुद ही दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पता चला उसके फेस पर हाथ रख रहे हैं तो हमें तो क्रीम नज़र आ रही है, तो हम कहाँ से कर पाएंगे। हालांकि आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बट कई बार क्या होता है ना, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान से भी नहीं दे सकते हो। एक मेल होकर फीमेल को देख लोगे तो वो अजीब सा ले लेगा, फीमेल होकर मेल को देख लोगे तो वो कुछ अजीब सा ले लेगा। मतलब सोचने का तरीका लोगों का माइंड थोड़ा जब खराब होता है ना, कुछ कुछ भी सोच लेते हैं। तो उस तरीके से बोलना है कि भाई ओपीडी में जब आप आ रहे हैं तो विदाउट पेंट पॉलिश रहेंगे, क्योंकि हमें आपकी स्किन का नेचुरल टेक्सचर तभी पता चलेगा। बट मैं आप लोग के लिए कर रही हूँ, करके देखना, फिर मुझे बताना कि आपके फेस में कितना ग्लो है। तो सबसे बेस्ट है आपका जो बादाम तेल आता है, जो कंपनी वाला रियल है ना,
जैसे हमदर्द के भी आते हैं इसी तरह के, और बहुत सस्ते पड़ते हैं, आपकी किसी भी क्रीम से बहुत अच्छे पड़ते हैं, मतलब करके देखिएगा बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। तो वर्ण में वही है कि प्रभायुक्त है, सामान्य पर प्रभा रहित है, न्यून प्रभा, शुष्क त्वक, शुष्क एवं प्रभाहीन। कई लोग की ड्राई स्किन के बावजूद भी थोड़ी बहुत लश्चर मतलब ग्लो रहता है, कुछ लोग का दोनों ही बिल्कुल चला जाता है। यहाँ पर आपको हर जगह में एज फैक्टर जरूर मायने रखेगा, तो उस बात का ख्याल रखिएगा। उसी तरीके से स्किन का है, सेंसेशन का है, जैसे मैं बताऊँ अभी कल एक पेशेंट है, काफ़ी ओल्ड एज के सर हैं, तो नॉर्मली मैं पादाभ्यंग पेशेंट का नहीं करती हूँ, बट वो पता नहीं क्यों मेरे उनके लिए फादर टाइप की फीलिंग है, तो मैंने कहा कि चलो मैं खुद करती हूँ। मैंने उनको बोला कि सर मैं आपका खुद करूँगी, तो मैंने उनका किया, तो काफ़ी टाइम तक नॉर्मल पेशेंट का कर रहे होते तो उसको बहुत अच्छा सा लगता है, बट उनके अंदर वो सेंसेशन ही नहीं है, नम्बनेस भी है, ही 75 एबव, और टिंगलिंग सेंसेशन भी है। तो बिल्कुल पैर ठंडे पड़े हुए थे, चिल्ड, जबकि मौसम नहीं है चिल्ड। आज मैंने उनको बोला था, कुछ कुछ उन्होंने प्रिकॉशंस लिए थे। ब्लू तरह का पैर था लगभग, आप समझ सकते हो कि वहाँ पर सर्कुलेशन लेवल बहुत लो है। तो अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो आपकी स्किन में ग्लो भी नहीं रहता है, कलर भी प्रॉपर टेक्सचर नहीं होता है, और एक मतलब जो उसका सेंसेशन होता है वो भी कम होता है। तो वहाँ पर सिंपल काम क्या करना है कि आपको ऐसे सारे पेशेंट्स को एक तो अभ्यंग जरूर बताइए, ठीक है। अभ्यंग से वात बढ़िया से हो जाएगा, सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा, तो ग्लो आ जाता है, ठीक है। फिर चतुरेंद्र का भी वही है कि आइज अच्छे से दृष्टि है कि नहीं है, निर्मल दृष्टि है कि नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, फंडोस्कोपी वगैरह तक करा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। फिर इसी हिसाब से श्रवणेंद्रिय है भाई, कान सुन लेता है, पूरा पूरा सुन पाता है कि नहीं, बहुत धीमे आवाज़ होती है सुन पाता है कि नहीं सुन पाता है, या बिल्कुल वो है। तो 1 2 3 4 इसी तरीके से। उसी तरह रसनेंद्रिय में है कि क्या सारे रसों का स्वाद पता चलता है, या जैसे आज की डेट में पेशेंट से पूछिए कि आप फीकी चीज़ें खा पाते हो, तो मेजॉरिटी लोग कहेंगे मैं फीकी चीज़ें नहीं खा पाता हूँ, मेरे को बड़ा गार्निशिंग करना पड़ता है, मतलब ऑयली स्पाइसी बना कर खा पाते हैं। तुरंत आप समझ जाओ उसकी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल ज़्यादा है। जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको उतना टेस्टी खाना खाने का शौक होता है, क्योंकि बॉडी में कचरा जब रहेगा तो आपको हेल्दी आइटम या विदाउट गार्निशिंग वाली कोई चीज़ आप खा ही नहीं पाएंगे, मतलब जो नेचुरल जिसको कहते हैं, बिल्कुल नेचुरोपैथी का कंसेप्ट है, मैं आपको साथ में इसके बता दे रही हूँ। तो याद रखिएगा, जो पेशेंट बोले कि मुझसे फीका तो नहीं खाया जाता है, मेरे को तो मैम बढ़िया से बनाना पड़ता है या सर बनाना पड़ता तो मैं खा पाता हूँ, तो आप समझो उसकी बॉडी में बहुत कचरा है। तो अपनी तरफ से तुरंत समझ लो कि दीपन पाचन अनुलोमन तो मुझे इस मरीज का करना है, और उस वक्त तक करना है जब तक इसको नेचुरल चीज़ों में फ्लेवर ना आने लगे, ठीक। फिर उसी तरीके से घ्राणेंद्रिय का है। घ्राणेंद्रिय में भी आपको ऐसे पेशेंट्स मिल जाएंगे जिनकी स्मेल पावर बहुत कम होती है, कि मैंने अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग को देखा है कि रूम में सो रहे हैं, बेडरूम में चूहा मरा पड़ा है, उनको पता नहीं चल रहा है। मेरे घर में ही वो केस हुआ था, तो मैंने रूम में एंट्री ली, तो मैंने कहा भाई स्मेल आ रही, तो लोगों ने कहा कहाँ है, तो फिर पता चला किसी उस रूम में सिलाई मशीन पड़ी थी, उसके अंदर चूहा मरा पड़ा था, और लोग सो रहे थे उस रूम में, उनको पता नहीं चल रहा था। और मेरे ऑफिस में हुआ था एक बार, मैं झाड़ू पोछा मार रही थी, मतलब लॉकडाउन में बंद था बेसमेंट, तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो उसमें चूहा मरा था, उसको वही झाड़ू पोछा मार रहे, उसको महक नहीं आ रहा। मेरा कहने का मतलब या ऐसे लोग को मैं जानती हूँ जिन्होंने खाने को सरसों तेल के बजाय डीजल के तेल में छोंक दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नाक की प्रॉब्लम होती है, जिनके लिए गुलाब और गोबर बराबर होता है। तो वो सारी चीज़ें पता करिए, देखिए उनकी घ्राण शक्ति कितनी अच्छी है कि नहीं है, ठीक है। फिर पायु का कम है, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो पड़ा हुआ है, तो वहाँ से यूरिन का फ्लो कैसा है, उसमें धार कैसी है, मतलब उसकी जो फ्लो निकल रही है टूट टूट कर निकल रही है, प्रॉपर सही से है, बहुत पतली धार तो नहीं, तो ये सब सारी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर भी कुछ तकलीफ है। फिर इसी तरीके से जेनाइटल ऑर्गन्स है, जेनाइटल ऑर्गन्स का भी इसी तरीके से समझ सकते हैं कि उनके फंक्शन सही है कि नहीं है। फिर मन और बुद्धि है, तो पता ही है, अगर आप सामने वाले को पढ़ा रहे हो और मन बहुत चंचल होगा तो पक्का सी बात है इधर उधर पड़ा होगा, है ना। और कुछ लोग हर छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो रहे हैं, मीन्स मन में बिक्षोभ वगैरह बहुत ज़्यादा है, या कुछ लोग को बोले जा रहे हो बिल्कुल ऐसे पड़े हुए लिथर्जिक से, तो आप समझ लो डिप्रेसिव पेशेंट्स हैं, है ना। ये सब सारी चीज़ें। इसी तरीके से बल का है, इसी तरीके से बल में भी सोच सकते हो, सामान्य बल है, बहुत ही कमज़ोर टाइप के हैं, या पूरा ही नष्ट हो चुका है। उसी तरह व्याधियों का है कि सामान्य है, कैसी कैसी व्याधियाँ हैं, जो बीमारी आ रही मरीज आपके सामने बता रहा है, उससे जरूर पूछोगे बीमारी कब से शुरू हुई, ठीक है, कितने साल से है। अब मरीज आपके पास ठीक है क्रॉनिक मानकर चलते हो, 15-15 साल पुराना मरीज आ रहा है कि 15 साल से इस बीमारी को ढो रहा हूँ, तो उससे तो तुरंत पहले बोल दो 15 साल से ढो रहा है ना भाई, 15 महीने तो मुझे दे दो, और फिर 15 महीने जी जान लगा दो। नीयत बड़ी अच्छी होनी चाहिए आयुर्वेद के लिए। क्यों नीयत अच्छी होनी चाहिए?
आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी दोनों केतु का कंसेप्ट है। और केतु आपकी नियत पर काम करता है। तो नियत काम करने का मतलब ये नहीं होता है, नियत का मतलब होता है कि जब आपके पास पेशेंट आ जाएगा ना, तो उसके लिए हर तरह का किताब खोलोगे, हर किताब में खोलोगे कहाँ से क्या चीज़ मिल जाए इस पेशेंट को मैं दे दूँ, रिलीफ हो जाए, है ना, जो इसकी प्रकृति के हिसाब से, इसकी व्याधि के हिसाब से इस पर सूट करता हो, कि मुझे करना ही करना कुछ है। ठीक है, तो वहां से आपकी नियत आती है। अब चिकित्सा में देखो, सब पर हर जगह आपने पढ़कर रखा है निदान परिवर्जन, जिन जिन वजहों से की वजह से हो रहा था, वहां आपने पढ़ा था कि वात पित्त कफ को दूषित करने वाले उनको करोगे, उसके उल्टा पुल्टा खा पी रहा होगा तो उल्टा कर, तो वो सारी चीजों, तो निदान परिवर्जन। फिर दोष और चिकित्सा, तो दोष में आपको पता चल जाएगा किस मरीज में कौन सा दोष बढ़ा है, तो वात पित्त कफ जो भी है उस तरीके से दोष शमन चिकित्सा कर दोगे। हृदय औषधि का सेवन जरूर कराएंगे, इस बात को याद रखिए। तो कोई भी औषधियां देंगे, हृदय औषधि दे सकते हैं, हृदय आहार विहार भी दे सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें हैं। और ओजोवर्धक, ओज को कराने वाले मतलब रसायनों बाजीकरण औषधियों का सेवन कराइए। बाजीकरण औषधियों का मतलब ये नहीं होता है कि वो बाजीकरण के लिए यूज होते हैं। बाजीकरण औषधियों का सिंपल सा मतलब ये समझ लो कि वो आपकी बॉडी में अल्टीमेट हीलर का काम करती हैं, और उस माइंडसेट के साथ पेशेंट को देंगे तो वाकई बहुत फायदा होगा। जैसे गाडगिल सर है, नाम सुना होगा आपने, या गूगल पर सर्च करने, डॉक्टर दिलीप गाडगिल सर, वो कैंसर में मेनली काम करते हैं। तो दिलीप गाडगिल सर कैंसर के पेशेंट को शुक्र शोधन गढ़ देते हैं। ठीक है, बिल्कुल लास्ट से शुरू करते हैं, मतलब बढ़िया रिजल्ट आते हैं। मैं खुद शुक्र शोधन गढ़ मंगाई हूँ, कुछ टाइम बाद पेशेंट्स को देखूंगी। जो मेरा पेशेंट है अभी तो नहीं, मैंने कहा पहले उसका अच्छे से दीपन पाचन उल्लंघन वगैरह हो जाए, उस लेवल पर आ जाएगा तो शुक्र शोधन गढ़ भी दूंगी, है ना। तो आप ये समझो इस तरह की सारी चिकित्सा उसको करनी है। और उसके अलावा आपके पास जो बहुत सारे रसायन है, सुश्रु जी ने क्रिया विशेष बोला, तो दर्नहट जी ने क्रिया विशेष के लिए सिंपल वर्ड यूज किया कि रसायनों बाजीकरण देंगे। अब निदान परिवर्जन हो गया, सद्वृत्त आचार रसायन का पालन करना हो गया, आहार संतर्पक मतलब ये सब मधुर स्निग्ध पदार्थ का सेवन कराएंगे। आपको पता है क्षीरम जीवनी या नाम है ना, या मांस रस का अभ्यास कराओगे, जैसा पेशेंट होगा, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, ये सब सारी चीजें देख लेना। अमल की रसायन की बात बताती हूँ, अमल की रसायन मैंने बनाया हुआ भी था, आप लोग को भी बताती हूँ। अमल की रसायन की बात ये है, तो अमल की रसायन को सिंपल तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ तो वो मैं बता रही हूँ। तो अमल की रसायन का आप क्या करते हो कि आंवला ले लो, उसको शून्य कर लो, शून्य करने के बाद घी में भून लो, घी में भूनने के बाद में उसमें मिश्री डाल दो, और मिश्री डालकर उसको रख दो। और रख देने के बाद में जब पेशेंट को खाना हो तो जितनी बार खाना हो उसको हल्का सा गर्म कर ले, और गर्म करके उसमें थोड़ा सा शहद डाल ले। जब ठंड का मौसम, गर्मी मौसम में तो जरूरत नहीं पड़ेगी। और अमल की बयास था अपना नाम, और अष्टांग हृदय के लास्ट वाले चैप्टर में लिखा है एजिंग को डिले करने के लिए अमल की रसायन पेशेंट में बहुत बढ़िया से यूज कर सकते हो। तो ये आप आराम से बना सकते हो, बहुत सारी कंपनियों का अमल की रसायन पाउडर फॉर्म में आता है। अगर वो प्रिस्क्राइब कर रहे हो पेशेंट को तो सीधे बोलो कि भाई इसमें घी डालना है, इसमें शहद डाल करके तब खाना है अनइक्वल अमाउंट में। पेशेंट की प्रकृति देख लो, अगर पित्तज प्रकृति है तो उसको बोल दो भाई 1 चम्मच घी डालेंगे, गर्म करके डालेंगे, क्योंकि सुखोष्ण हो जाना चाहिए। ये नहीं ठंडा ठंडा खा रहा तो वो अग्नि का क्षय कर देगा, है ना। और साथ में आधा चम्मच उसमें शहद डाल ले। अगर आपको लगता है कि तब पर पेशेंट की प्रकृति बहुत ही कमजोर है, नाजुक है, मतलब दीपन पाचन क्षमता की जरूरत है, तो उसमें थोड़ा सा शुंठी ऐड कर लो, या थोड़ा सा त्रिकटु ऐड करके भी दे सकते हो, या उसके पहले दे सकते हो। रसायन औषधि है तो पक्का सी बात है रसायन काल में देंगे। रसायन मतलब काल मतलब ब्रह्म मुहूर्त में रसायन काल होता है, तो उस टाइम में पेशेंट को देंगे। च्यवनप्राश बढ़िया से यूज करा सकते हो, 10 ग्राम का जो डोज होता है मिनिमम, ये वाला डोज दीजिए, वो बहुत थोड़ा सा डोज में काम नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात है च्यवनप्राश के साथ तो बहुत बड़ी शर्त है, दीपन पाचन लोमन के बाद ही दो। हम क्या करते हैं, मरीज को देखते हैं दे देते हैं, भाई पाचन क्षमता अगर बड़ी कमजोर है तो च्यवनप्राश रसायन कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, पहले अग्निबल उस लेवल पर लाइए। फिर इसी तरीके से ब्राह्म रसायन है, ये भी बहुत बढ़िया काम करता है, बला रसायन आप यूज कर सकते हैं। अमृता पिपली रसायन यूज कर सकते हो, 64 पिपली है, पिपली वर्धमान रसायन है कि एक सीक्वेंस में आज 1 पिपली ली, कल 2 ली, पर 3 ली, 4 ली, इस तरीके से। बुक में तो हालांकि बड़े नंबर से लिखी हुई है, बट आप उस तरीके से पेशेंट को मत यूज कराइएगा, आप 1-1 पिपली के हिसाब से कराइएगा। ये सब सारी चीजें अगर कराना चाहते हो तो इसको पढ़ लेना बहुत अच्छे से, तो वहां से सारी चीजें पता चलेंगी। फिर बाजीकरण योग है, मकर मुष्टि योग, ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, हालांकि मकर मुष्टि योग वगैरह मैंने नहीं यूज़ किया है तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकती हूँ। उसके अलावा दशमूली घृत है, जीवनी घृत है, ये सब यूज कर सकते हो। प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पृष्टि, आनंद भरो, जय मंगल रस, चंद्र प्रभा, मंगेश्वर शिला, जत्वादी, मकर ध्वज, ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन है। हर चीज मतलब ऐसा नहीं होता कि अब मरीज को देख लो किस हिसाब की जरूरत है। जहां पर शुक्र क्षरण वगैरह ज्यादा होता है, जहां पर बहुत ही कमजोर पेशेंट पड़ा है, तो वहां पर सिद्ध मकर ध्वज वगैरह देते हैं तो बढ़िया रिजल्ट आते हैं, है ना।
और आचार रसायन का पालन कराइए, सारे दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या का पालन कराइए। अपथ्य में है अत्यधिक श्रम, सदवृत्त का अपालन, अधारणी वेगों का धारण, उष्ण तीक्ष्ण लघु रुच्चानंद संयम तथा लंघन अपथ्य। तो यही सब सारी चीजें हैं, तो इनको पालन कराइए और रिजल्ट आ जाएंगे आपके। चलिए अब बताइए किसी की कोई क्वेरी। हाँ जी बच्चा, हाँ जी बोलिए बच्चा पार्टी। बादाम तेल बता रही थी, उसको कैसे प्रयोग करने को बता रही थी। बादाम तेल का मैं सिंपली आपको ये बता रही थी, जैसे क्रीम नहीं लगाते हो चेहरे में आप लोग, तो ये जो हमदर्द वगैरह का बादाम तेल, शायद एक दो आयुर्वेद वाली कंपनियां भी बादाम तेल बनाती हैं, मतलब बादाम रोगन जो मार्केट में आता है, आप उसको ले लीजिए। जैसे क्रीम लगाते हो फेस में, वैसे ही रात में लगा करके सो जाओ। और मंडे मंडे जरूर लगाओ, या मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जरूर रात में ऑयल लगा करके सोइए। वही अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी है तो होल बॉडी आप बादाम रोगन लगाओ, ठीक है। 450 रुपए की आती है शीशी, चल जाएगी, 1 महीने तो एटलीस्ट चली जाएगी। अगर अफोर्डेबिलिटी जिन पेशेंट्स की नहीं अच्छी है, आप पेशेंट को भी देख सकते हो, तो आप डेली लगाओ, आपको वाकई बहुत बढ़िया। डेली मतलब 3 ही दिन लगाओ, क्योंकि अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी 3 दिन का कंसेप्ट होता है। मंडे को आपको ग्लो क्ले होता है, कांति होती है, तो पूरे स्किन में भी कांति आएगी, और इंसान को फेस की आदत ज़्यादा कांति करने की जरूरत होती है, चाहता है, तो उसको लगाइए। वेडनेसडे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सर्व सिद्धि होती है सैटरडे को। तो मैंने ये डाला भी है वीडियो, शायद यूट्यूब पर भी इस तरह का डाला हुआ है, ठीक है। और फेसबुक पर तो बताया ही था, अगर यूट्यूब पर नहीं डाला होगा तो मैं देख लूंगी, मैं फिर से उस चीज़ को डाल दूंगी, तो आप लोग उस चीज़ को सुना करो। मैंने इसीलिए बोला था ना, मेरे चैनल को देखो, आप लोग को उसमें आयुर्वेद का बहुत मिलेगा। जैसे आज ही मेरे पेशेंट ने किसी ने कॉल किया कि, मतलब पेशेंट ने क्या, डॉक्टर ने कॉल किया कि मैम मेरा पेशेंट है, इसको ताकत की बड़ी प्रॉब्लम है, कौन सा मंड दूं। तो मतलब यूज कल्पना है, ज्योति क्वात कल्पना है, तो मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं वीडियो बनाकर डाल दे रही हूँ, आप ले लीजिएगा, फिर मतलब पेशेंट को दीजिएगा, तो उस हिसाब से आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, बीइंग आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर आपको किचन की बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। किचन की मतलब आपको खाने को कैसे बनाकर देना है, पेशेंट को ही बताना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें डालकर दो। और मैं बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें डाली हूँ, और जो जितना सरल होता है ना रियलिटी, वो उतना इफेक्टिव होता है। हम क्या सोचते हैं सरल चीज़ें इफेक्टिव नहीं होती हैं, तो उस माइंडसेट को डेवलप करिए और करिए, ठीक है। और किसी की क्वेरी कोई? नो मैम। चलो फिर सेशन को आज यहीं बंद करते हैं, ठीक है। फिर कल हम कौन सा चैप्टर है, शोष है, तो पढ़कर एक बार आप लोग ना एक्चुअल पढ़कर रखा करिए, तो उससे आपको